हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइन्स केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे और उसकी एप्लीकेशन पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम एंड में रिपल्सिव फोर्सेस को भी डिस्कस करेंगे, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मैंने बोला था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारी अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। अट्रैक्टिव हमने पढ़ ली थी प्रीवियस लेक्चर में, आज हम पढ़ेंगे रिपल्सिव फोर्सेस एंड में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड होती है वो वैंडरवाल फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। ठीक है, वैंडरवाल फोर्सेस से तो स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन हमारी जो आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड होती है उनसे वीक होती है। ठीक है, ये तो नॉर्मली आपको पता भी होगा, लेकिन कितनी वीक होती है आप बॉन्ड एनर्जी से अंदाजा लगा सकते हो। इसकी 200 किलो जूल पर मोल होती है बॉन्ड एनर्जी, इसकी 8 to 42 किलो जूल पर मोल होती है, और इसकी लेस देन 8 किलो जूल पर मोल। ओके, तो बॉन्ड एनर्जी से आप अंदाजा लगा सकते हो ये कितनी ज्यादा वीक फोर्सेस होती है आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड से। अब बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होती क्या है, उसके लिए कंडीशंस क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक एटम होना चाहिए। मान लो हमारे पास कोई ए एटम है, ये ए एटम क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए। कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए मतलब इन दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड होनी चाहिए। अब ये जो ए एटम है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, जैसे हमारे हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके, एक स्पेशल केस हम करेंगे जिसमें हमारा कार्बन भी होगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब हमारे ए की जगह फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की जगह एक हमारा स्पेशल केस ऐसा आएगा जिसमें कार्बन भी पार्टिसिपेट करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, वो हम एंड में देखेंगे। फिर उसके बाद हाइड्रोजन के साथ हमारा जो एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो एटम है हमारा मान लो बी, इसके पास हमारे लोन पेयर्स होने चाहिए। दूसरी बात, ये भी हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, जैसे हमारे फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तीसरी बात, इसका जो साइज है वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच में बन रही है, इस H एटम और इस B एटम के बीच में। ये जो बन रही है हमारी, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये है कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब हमारा जो हाइड्रोजन एटम है किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पहले कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए। वो हाइड्रोजन एटम दूसरे के साथ हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और वो जो बी एटम होगा उसके पास क्या क्या होना चाहिए, लोन पेयर्स होने चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, वो इन तीनों में से होने चाहिए एक। ये जो बी है ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में से एक होना चाहिए, और इसका साइज स्मॉल होना चाहिए। अब बात करें, मैंने बोला मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में तो हमारा क्लोरीन भी आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज याद करवाई थी ना, नाइट्रोजन और हमारे क्लोरीन की दोनों की सेम होती है 3, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, साइज स्मॉल भी होना चाहिए। तो साइज स्मॉल तो सिर्फ हमारे फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का ही है, इसलिए हमारे क्लोरीन एटम जो है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बावजूद भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो समझ आ गया कि सिर्फ स्पेशल टाइप ऑफ एटम्स ही हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और एक हमारा स्पेशल केस आएगा जिसमें ए एटम जो होगा वो हमारा कार्बन होगा, वो हम बीच में डिस्कस करते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसकी बॉन्ड एनर्जी की। अब देखो, मैं बोल रही हूँ इस कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है A और इसकी है B। ठीक है, अब मुझे बताओ, हमेशा जो A होगा वो ग्रेटर देन B होगा, ये मानते हो बात आप, क्योंकि हमारे कोवेलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 200 किलो जूल पर मोल, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कितनी हो सकती है, 8 to 42 किलो जूल पर मोल ही हो सकती है। ओके, तो ये बात हमेशा लिख लो कि हमारी बॉन्ड एनर्जी जो A की होगी, मतलब कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो हमेशा ज्यादा होगी हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड से। एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन है, बस वो लिख लो आप, एक्सेप्शन, हमेशा तो यही केस होगा, ये वाला केस, ये है बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, हमेशा यही होगा। एक एक्सेप्शन है हमारी, जैसे हमारा फ्लोरीन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ओके, ऐसे ही आएगा। अब देखो यहाँ पे कोई हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया, सिर्फ फ्लोरीन। ठीक है, सिर्फ मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ, सिर्फ इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर रही हूँ जिसमें हमारी A और B दोनों बॉन्ड एनर्जी सेम होती हैं। अब देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी फ्लोरीन एटम के साथ, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो भी 200 किलो जूल पर मोल होती है, और इसकी बॉन्ड एनर्जी भी 200 किलो जूल पर मोल होती है।
ओके बस ये एक्सेप्शन है जहां पे हमारे A इक्वल टू बी होगा, मतलब A की बॉन्ड एनर्जी B के इक्वल होगी। ठीक है, समझ रहे हो, ये वाली बॉन्ड एनर्जी इस वाले के इक्वल होगी, सिर्फ यही एक्सेप्शन है, बाकी सब में हमारा जो A होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है B, मतलब हमारी कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो सिर्फ इसी टाइप की जो हमारी बॉन्ड होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, उसकी जो एनर्जी होगी 200 किलो जूल पर मोल होगी, मतलब उसमें पहचानना मुश्किल हो जाता है कौन सी हाइड्रोजन बॉन्ड है कौन सी कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, समझ के मेरी बात, इतनी बात नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बॉन्ड लेंथ की बात करें। अब देखो मैंने बोला ये जो बॉन्ड है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है हमारे बी से, बस एक ही एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो रही होगी। अगर मैं बॉन्ड लेंथ पूछूं आपसे तो बॉन्ड लेंथ कौन सी ज्यादा होगी बताओ, ए ज्यादा होगी या बी ज्यादा होगी, कौन सी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली हमारी बी की बॉन्ड लेंथ ए से ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि देखो ये कोवलेंटली बॉन्डेड है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तभी तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आ रही है ना, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ज्यादा आ रही है, तभी ज्यादा आ रही है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। हमने पढ़ा था जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो वहां पे बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, इसलिए हमारे ए की बॉन्ड लेंथ बी से कम होगी। समझ गए? अब बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को हम पता कैसे करेंगे कि हमारे मॉलिक्यूल्स में हमारे जिस टाइप के जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, इसकी हम हाइड्रोजन की बॉन्ड की स्ट्रेंथ कैसे पता कर सकते हैं? हम क्वेश्चन पार्ट एंड में करेंगे, अभी हम सिर्फ कंसेप्ट लिख रहे हैं। ओके, कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर आपने देखनी हो, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है हमारे ए एटम की, ये जो हमारा ए एटम मैंने लिखा है ना, ये वाला ए एटम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। मतलब हमारा ये जो ए एटम है जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। समझ गए? लेकिन दूसरी बात यहाँ पे लिख लेना, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। लेकिन हमारे जो बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा होगी तो हमारे हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी। समझ गए? हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ जब आपको कंपेयर करने के लिए मैं क्वेश्चंस डालूंगी तो हमेशा अपने माइंड में ये बात रखना, हमारे ए एटम अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू जिसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन अब ये भी ध्यान रखना, अगर बी एटम हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगी। ओके, ये क्वेश्चन पार्ट से आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। अभी आप सिर्फ थ्योरी कंसेप्ट लिखो सिर्फ। ठीक है, क्या क्या लिखना है आपको एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। हमने जो हमारा ए एटम है बी, ए एटम है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और ये भी ओके। और इसके पास हमारे लोन पेयर्स भी होने चाहिए और इसका साइज स्मॉल होना चाहिए। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जितनी ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उतनी इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। ओके, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है हमारी वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। ठीक है, लेकिन बी एटम हमारा जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा वीक होगी। अब करते हैं टाइप्स डिस्कस। अब अगर हम टाइप्स की बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड हमारी टू टाइप्स की होती है। एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर और इंट्रा में क्या फर्क है, ये आप ऐसे समझो कि हमारा इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल में जो एटम्स होंगे उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, समझ गए? इंटर वर्ड से आप समझ जाना दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। किस टाइप से होगी? सबसे पहले हम करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या होगी? टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, उनका नेचर सेम हो सकता है। ठीक है, नेचर सेम हो सकता है लेकिन दो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ही होंगे। ठीक है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, नेचर उनका सेम हो सकता है। जैसे हमारा एग्जांपल है HF, 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 इसी तरह से अरेंज होता है। ये होगी हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये होगी हाइड्रोजन बॉन्ड इस टाइप से। देखो ये हमारा A है, ये H है,
और ये B है, ठीक है। ऐसे ही ये हमारा A है, ये H है और ये हमारा B है, इस टाइप से, ठीक है। समझ रहे हो ना हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड किस टाइप से हो रही है। ये हमारा A एटम है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। हाइड्रोजन, हमारे हाइड्रोजन से क्या होना चाहिए, कोवलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए। दूसरा हमारा जो B एटम है वो भी हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। उन दोनों में जो बॉन्ड बनती है वो होती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे ही है इस टाइप में, हमारा कोवलेंट हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ गए। ये आ गया हमारा एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्ड का इंटरमॉलिक्यूलर का। अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें, NH3 और हमारा NH3। देखो हमारा ये क्या है, A H और ये हमारा B, फिर हमारा A H फिर हमारा B। समझ गए, समझ रहे हो मेरी बात। ये कैसे बनी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमारा A एटम था H और फिर से हमारा B, ये बन गई हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हमारी कोवलेंट और ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर से कोवलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ गए। अब ये तो क्या है, हमारे होमो मॉलिक्यूल्स, सेम मॉलिक्यूल्स है ना, मतलब HF और HF के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है तो वैसे तो हमारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल HF डिफरेंट है, ये HF मॉलिक्यूल डिफरेंट है, लेकिन इनकी नेचर सेम है, इसलिए ये होमो मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन हेट्रो मॉलिक्यूल्स हमारे हेट्रो मॉलिक्यूल्स की, अब इनमें नेचर इनका डिफरेंट होगा। उसमें तो हमारा नेचर सेम था ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है लेकिन हमारा नेचर तो उनका सेम था। अब देखो जैसे हमारा अल्कोहल हो गया, हमारा वाटर हो गया, ठीक है। इनमें भी हमारी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, ROH और हमारा H2O, ठीक है। कैसे होगी देखो, हमने बनाया सबसे पहले अल्कोहल, ठीक है, ये करवाई हमने वाटर के साथ उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये फिर से हमारा अल्कोहल। समझ गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। देखो हमारा ये A है, ये H है, ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हमारा B एटम है, ओके। इसी टाइप से हमारा ये A है, ये H है और ये हमारा B एटम है। समझ गए हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हुई, ये अल्कोहल, ये वाटर और हमारे अल्कोहल के बीच में, ये भी हमारी टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है हमारी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब इसका एग्जांपल, अब मैंने बोला ये एक ही मॉलिक्यूल के बीच में होगी, मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स नहीं अब इसमें आएंगे, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल। जैसे हमारा है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये बन गया फिनोल, ये हमारा नाइट्रो ग्रुप। अब देखो इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये हमारा पूरा एक मॉलिक्यूल था, इसने अपने ही एटम्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है। देखो अब इसमें कंडीशन क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या है, इसमें भी हमारा ये बॉन्डिंग तो होनी चाहिए AHB, ठीक है, ये एटम तो इसमें होना चाहिए। अब इसमें देखो A क्या है हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये रहा, H हमारा ये रहा और B एटम हमारा ये रहा, ठीक है। ये तो इसमें होना ही चाहिए, चाहे इंटर हो चाहे इंट्रामॉलिक्यूलर हो, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, हाइड्रोजन ने जिसके साथ बॉन्डिंग की है वो भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और जो हमारा ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर्स भी हैं, ओके। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 लोन पेयर्स है ना, तो सब कुछ सही है यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से हमारी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये क्या था हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे हमारा सैलिसिल्डिहाइड, ठीक है, हमारा ये आ गया फिनोल और ये आ गया डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड और ये आ गई हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ गए, ये A, ये H और ये हमारा B एटम। ऐसे ही आप सैलिसिलिक एसिड भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो यहाँ पे, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड में क्या होगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा OH, ठीक है, उसमें भी इसी टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। समझ गए, इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर समझ आ गई। अब इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, एप्लीकेशन पार्ट, जिससे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बहुत सारे यूजेस पता चलेंगे कि सॉल्युबिलिटी हमें कैसे पता चल सकती है, कंपाउंड्स की बॉइलिंग पॉइंट कैसे पता चल सकता है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बताता है कि हमारा ये। इसके एप्लीकेशन पार्ट को आपको बताना है हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, H2O और NH3 में से।
अब देखो H2O में हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैसे तो आप डायरेक्ट भी पहचान सकते हो, यहाँ पे जो A एटम है हमारा ऑक्सीजन है और यहाँ पे A एटम हमारा नाइट्रोजन है, ठीक है। अब हमारे बॉन्ड स्ट्रेंथ, हमारे जो हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ थी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन थी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एटम, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे H2O में ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हमारा H2O जो होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी हमारे NH3 से, ओके। लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती किस टाइप से, ये भी आप देख सकते हो, ये हमारी आ गई H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये A है, ये H है, ये B है, ठीक है। यहाँ पे A एटम क्या है हमारा ऑक्सीजन। NH3 में अगर हम देखें, NH3 और NH3 के मॉलिक्यूल में ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, यहाँ पे क्या आ जाएगा AHB, ठीक है। A एटम यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन है, A एटम हमारा यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रांग हो जाती है H2O में। H2O मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू NH3। यहीं पे अगर मैं एक और क्वेश्चन बोलूँ आपको, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ आपने बतानी है NH N में और NHO में। अब कैसे बताओगे, क्योंकि यहाँ पे AHB, A एटम तो दोनों में सेम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, B एटम डिफरेंट हो गया, नाइट्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन। अब देखो मैंने बोला था बॉन्ड स्ट्रेंथ, हमारी हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B एटम के। हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हमारा B एटम जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा वीक होगी, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड उतनी ही ज्यादा वीक होगी। अब इन दोनों में से कौन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हमारा ऑक्सीजन एटम, तो ऑब्वियसली हमारी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी A की वो ज्यादा होगी B से, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा आप ये भी बता देती हूँ मैं अब आपको। देखो अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, ऐसे ही है हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से। अब देखो यहाँ पे पहले से ही पॉजिटिव है, वहां से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये अट्रैक्ट करे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को, उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, उसकी वजह से इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, ठीक है। समझ के इस टाइप से क्वेश्चन है, हमने सॉल्युबिलिटी बतानी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड अमाइन इन H2O, ठीक है। अल्कोहल और अमाइंस में से वाटर में कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा ये बताना है हमने, तो हम ये भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अल्कोहल ले लो हमारा ROH, ये क्या करेगा, वाटर के साथ इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। ये क्या है AHB। अमाइंस को ले लो RNH2, ये करी इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ, ये है AHB, समझ गए। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट याद रखो, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही हमारा कंपाउंड या हमारे मॉलिक्यूल सॉल्युबल होंगे, ठीक है। वाटर के साथ जो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाएगा वो उतना ही ज्यादा उसके अंदर सॉल्युबल होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो यहाँ पे हमारा A एटम क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ पे हमारा A एटम क्या है, ऑक्सीजन। अब मुझे खुद बताओ A एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ता है, वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A एटम जितनी ज्यादा होगी हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, यही पढ़ा है हमने अभी तक। तो हमारे अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल होंगे देन अमाइन, ठीक है। इसका आंसर इस टाइप से लिखोगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताओगे इसमें कैसे होती है ये लिख के बताओगे, फिर उसके बाद बोलोगे कि हमारे A एटम की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, या बोल सकते हो यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन लगा है और यहाँ पे नाइट्रोजन लगा है, उसकी वजह से जो हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ है अल्कोहल में ज्यादा है और अमाइंस में कम है, उसकी वजह से हमारे अल्कोहल ज्यादा सॉल्युबल होते हैं वाटर में देन अमाइंस, ओके। क्वेश्चन है आपका कि हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड और हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और हमारा जो बोरिक एसिड है ये हमारे डाइमर में एग्जिस्ट क्यों करते हैं,
ठीक है, क्या पूछा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बोरिक एसिड डाइमर में एग्जिस्ट क्यों करते हैं? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला RCOH और H3BO3 ट्वाइस, यहाँ पे भी ट्वाइस, ये डाइमर में एग्जिस्ट क्यों करते हैं? ड्यू टू, मैं आपको पहले आंसर बता देती हूँ, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये डाइमर में एग्जिस्ट करते हैं। अब वो बॉन्डिंग किस टाइप से होती है ये भी बता देती हूँ। देखो R डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे भी RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या है AHB और ये भी हमारा AHB, ठीक है, समझ गए। इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इनमें, इसलिए ये डाइमर में एग्जिस्ट करते हैं। अब H3BO3 में देखो ये हमारा है एक B है OH OH OH, ओके। अब दूसरा BOH OH एंड OH, ये करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो यहाँ पे A, ये H, ये B एटम, ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे साइड को करके बनाना, ठीक है, ये A H और ये B एटम, ठीक है, इस टाइप से, समझ गए। ये डाइमर में कैसे एग्जिस्ट करता है हमारा, ये है हमारा बोरिक एसिड, ये इस टाइप से डाइमर में एग्जिस्ट करता है। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने आपको दिखा दी कैसे होगी, OH और O के बीच में, ये A है, ये H है और ये B है, ओके। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ज्यादातर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पूछेंगे कि डाइमर में एग्जिस्ट क्यों करता है, तो आप बोलोगे ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और उसका स्ट्रक्चर बना है आपका। व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, या बोल सकते हो ईथर, इज लेस देन अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ईथर से, क्यों, ये भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो। अब देखो हमारा ईथर क्या है, ROR ग्रुप, और हमारा अल्कोहल ROH ग्रुप। हमारे ROH मतलब हमारे अल्कोहल मॉलिक्यूल्स ना एसोसिएट कर जाते हैं, ठीक है, वो एसोसिएट कैसे करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही। देखो हमारा ROH, ये हमारे अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है, अल्कोहल, ठीक है, इसमें ये क्या है AH, ये B, ठीक है। अब ऐसे ही हमारे अल्कोहल के कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट करके रहते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन हमारे ईथर की बात करो ROR, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है। तो आप ऐसे लिखोगे ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल, और आप शो कर देना कि कैसे होती है हमारी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी वजह से यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा हो जाता है हमारे अल्कोहल मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में करना क्या होता है, हमारे मॉलिक्यूल्स को ही तो अलग करना होता है ना, हमारे एक ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है हमारी बनी हुई, हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई हमारे सिर्फ ROR ग्रुप, यहाँ पे कोई एसोसिएशन नहीं हुई है हमारे मॉलिक्यूल्स की, इतने सारे मॉलिक्यूल नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, उसकी वजह से एसोसिएशन नहीं है, उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होगा, ओके। मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट, हमने एक क्वेश्चन किया था ना, HF HCl A B C HBr D हमने किया था HI, इनका सभी का हमने बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करके देखा था, और मैंने आपको बोला था ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF इन सबसे ज्यादा हो जाता था। ऐसे था हमारे प्रीवियस लेक्चर में जब हमने वैंडरवॉल फोर्सेस से, इन सब में क्या होंगी, वैंडरवॉल फोर्सेस होंगी, और यहाँ पे क्या था, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन था हमारे मोलर मास के, ठीक है, और मोलर मास ज्यादा होने से बॉइलिंग पॉइंट क्यों हमारा बढ़ जाता था, क्योंकि हमारी वैंडरवॉल फोर्सेस के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन था। वैंडरवॉल फोर्सेस मोलर मास पर डिपेंड करती थी, जितना हमारा मोलर मास होगा या मॉलिक्यूलर मास होगा या एटॉमिक मास होगा, उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उसकी वजह से उसको तोड़ना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रेंड आना चाहिए था कि HF सबसे वीक होना चाहिए था, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए था, HI का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF सबसे आगे आ जाता है। अब समझ में आया क्यों आगे आ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है एज कंपेयर टू वैन डर वाल्स फोर्सेस,
ठीक है। यहाँ पे आप क्या बोलोगे, हमारे HF के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएट हो जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएट कर जाते हैं ये मॉलिक्यूल इतने सारे, उसकी वजह से उन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है, मतलब उसके लिए ज्यादा बॉन्ड एनर्जी लगेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहाँ पे HI मॉलिक्यूल किस फोर्स से बंधे हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस से। ये सभी HBr मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल, इन दोनों में फोर्सेस कौन सी है, हमारे वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, और हमने बोला हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होती है देन हमारी वैन डर वाल्स फोर्सेस से। ऐसे ही हमारे एक और है H2O, ग्रुप 16 का H2, ये, ठीक है। अगर इनमें भी पूछे आपसे कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड क्या होगा, या बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो आप ऐसे ही लिखोगे H2O का हमारा सबसे ज्यादा होगा, बाकी आप सेम ट्रेंड फॉलो करोगे, H2TE का और H2SE और H2S का, ठीक है। यहाँ पे भी H2 में ज्यादा क्यों हुआ, अब तो हमने देख लिया, वाटर में हमारी क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाता है, ठीक है। बाकी सेम ही ट्रेंड फॉलो करता है, बाकी ट्रेंड के हिसाब से हमारा डाउन द ग्रुप हमारा मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास हमारा जो बढ़ता है, उसकी वजह से हमारी वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीज होती है, उसकी वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ये कंसेप्ट अगर किसी को नहीं पता है तो पहले जाके प्रीवियस वीडियो देख लो, उससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड इस टाइप से क्यों आ रहा है इसका, ठीक है। हमारे H2O का होना क्या चाहिए था, सबसे एंड में होना चाहिए था, H2O सबसे एंड में आना चाहिए था, लेकिन वो सबसे आगे क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट है। कि हमारे प्राइमरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट और हमारे टर्शियरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट, प्राइमरी अमाइंस का ज्यादा क्यों होता है टर्शियरी अमाइन से बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि प्राइमरी अमाइन में क्या होती है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे टर्शियरी अमाइन क्या होते हैं R3N, ठीक है, NRR। अब देखो यहाँ पे कहीं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कोई कंडीशन दिख रही है, नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। ये लिखोगे आप, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी अमाइंस का ज्यादा होता है। नाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में क्या होगा, ये हमने अभी अभी एग्जांपल में किया, ये हमारा क्या है ऑर्थो, ये हमारी होती है ना ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा पोजीशन, ठीक है। ऑर्थो पे हमारा नाइट्रो ग्रुप लगा है, यहाँ पे इस टाइप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और यहाँ पे हम कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल रहे थे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। लेकिन हमारा जो पैरानाइट्रोफिनोल है, अगर हम पैरानाइट्रोफिनोल बनाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं है। देखो हमारा ये है NO2 ग्रुप, कितनी दूर लगा है, ठीक है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता, ना ही मेटा पोजीशन पे, कहीं पे भी नहीं बना पाता, सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे अगर लगा हो हमारा नाइट्रो ग्रुप, तभी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वो भी कौन सी होगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब देखो, लेकिन ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएट होते हैं, ये हमारे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है हमारा मॉलिक्यूल, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल जब एसोसिएट होते हैं, यहाँ पे एक और पैरानाइट्रोफिनोल बना रही हूं मैं, OH, यहाँ पे NO2, ठीक है। इन दोनों में ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या है A, ये क्या है H, और ये क्या है हमारा B, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है हमारा पैरानाइट्रोफिनोल। पैरानाइट्रोफिनोल में हमारी क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप कैसे बोलोगे, क्योंकि अब दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दोनों में हमारे A और B एटम सेम है, सब कुछ सेम है जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भी AHB, यहाँ पे भी हमारा AHB, सब कुछ सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैसे बोलोगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो सोच के देखो, हमें बॉइलिंग पॉइंट कैसे पता चलता है कि हमें दो मॉलिक्यूल्स को अलग करना है, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको हमें तोड़ना है, उसको तोड़ने के लिए अगर ज्यादा एनर्जी लगेगी तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसको तोड़ने के लिए अगर कम एनर्जी लगेगी तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है।
अब देखो हमारे जो पैरानाइट्रोफिनोल है ये दोनों मॉलिक्यूल किससे एसोसिएटेड है, हमारे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। लेकिन जो हमारे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है ये हमारा एक और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल आएगा, वो उसके ऊपर लगेगा। दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन हमारा जो दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ जो अटैच है वो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ही अटैच है। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही है यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल्स के बीच में, वो कौन सी है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो आप ध्यान से सोचना, ये मत कंफ्यूज हो जाना, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये भी सोचो उसमें एक ही मॉलिक्यूल में है, बॉइलिंग पॉइंट तो हम दो मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उससे देखेंगे ना कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल्स फोर्सेस है, इसलिए हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पैरानाइट्रोफिनोल का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का। समझ रहे हो मेरी बात? इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ये हमारे कोई दो मॉलिक्यूल थे, ये पैरानाइट्रोफिनोल, ये दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इन दोनों के बीच में ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, इन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब खुद सोच लो किसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, ऑब्वियसली हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आपको बताना है मैलिक एसिड जो है हमारा, मैलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फ्यूमेरिक एसिड। व्हाई? फ्यूमेरिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है ये? ठीक है, इसको भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे? देखो मैलिक एसिड में देखो क्या होगा, ये है हमारी सिस फॉर्म OH, ठीक है, इसी टाइप से होगा हमारा। ये क्या है हमारा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड में से अगर हम माइनस करेंगे H पॉजिटिव आयन तो ये निकल जाएगा बाहर, यहाँ पे O नेगेटिव। अब देखो जब ये हमारा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और यहाँ पे ये O नेगेटिव बन जाएगा, इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसी टाइप से बनेगा ना जब H बाहर निकल जाएगा हमारे ऑक्सीजन में और इस हाइड्रोजन में। ठीक है, इसको मैं सही से अगर बनाऊं, ये आ गया हमारा कार्बन, ये O, ये H। ठीक है, इसमें जो बॉन्डिंग होगी ये होगी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैंने बोला था हमारा ये जो कंजुगेट बेस है जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उतनी ही ज़्यादा उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं अब इंडक्टिव इफेक्ट कंसेप्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंजुगेट बेस मोर स्टेबल है, किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, इसलिए हमारा मैलिक एसिड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है देन फ्यूमेरिक एसिड, क्योंकि फ्यूमेरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं। देखो ये हमारा C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे H C डबल बॉन्ड O OH, ये आ गया हमारा फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, ये हमारी ट्रांसफॉर्म है। अब यहाँ पे जब H पॉजिटिव आयन लूज होगा ये नेगेटिव बनेगा, H पॉजिटिव हमारा चला जाएगा, तब यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। समझ गए? इसलिए ये हमारा मैलिक एसिड का जो कंजुगेट बेस है ये ज्यादा स्टेबल है देन फ्यूमेरिक एसिड, उसकी वजह से हमारा मैलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है देन फ्यूमेरिक एसिड। बोला था कार्बन भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, हमारा A एटम कार्बन भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? ये किस टाइप की हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? हमारा जो क्लोरोफॉर्म होता है बस एक ही है, ये एक ही एक्सेप्शन है, तो ध्यान से लिख लो इसको। हमारा जो क्लोरोफॉर्म है और हमारे जो एसीटोन है, इन दोनों में जो बॉन्डिंग बनेगी, अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगी इसमें। देखो C, यहाँ पे Cl H बन गया क्लोरोफॉर्म। अब हमारा एसीटोन, ये हमारा आ गया डबल बॉन्ड O CH3 ओके। अब देखो ये तीन क्लोरीन एटम्स लगे हैं, ये कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ये क्लोरीन एटम क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो तीनों के तीनों क्लोरीन एटम कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो ये क्या बन गया? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बन गया। क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई, इसकी वजह से ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो बॉन्डिंग हो रही है ये क्या है हमारी हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, पता है। और AHB करके भी देख लो, ये है A, ये H और ये है B, ठीक है। A एटम हमारा एक टाइम पे जो कार्बन हो सकता है वो ये कंडीशन है, अगर तीन तीन क्लोरीन एटम यहाँ पे लगे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से यहाँ पे जो पोलैरिटी होगी, यहाँ पे जो डिफरेंस हो जाएगा हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है हमारे एसीटोन से। ये हमारी एक स्पेशल टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो हमारा कार्बन भी करता है, ठीक है। बस यही एक एक्सेप्शन है, बाकी सब में हमारे फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ही होंगे। ए एटम भी हमारा फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ही होगा। बात करते हैं रिपल्सिव फोर्सेस की। अब हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो पढ़ ली, अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ रिपल्शन भी तो पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने बोला था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। अब हमारे रिपल्सिव कब होती है? रिपल्सिव इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब हमारे दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब जब हमारे मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे, बहुत क्लोज आ जाएंगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन और हमारे पॉजिटिव चार्ज की रिपल्शन की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, देखो अब हमारे मॉलिक्यूल को ज्यादा क्लोज आ गया है, अब सिमिलर चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। और अगर हमारे क्लोज आएंगे तो ये पॉजिटिव में भी तो रिपल्शन होने स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव रिपल्शन, या बोल सकते हो न्यूक्लियर रिपल्शन, ठीक है, न्यूक्लियर रिपल्शन। ओके, तो रिपल्सिव फोर्सेस आपको समझ में आ गया, बहुत इजी है। जब हमारे मॉलिक्यूल कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं, सिमिलर चार्ज होने की वजह से वहां पे रिपल्शन स्टार्ट हो जाती हैं, तो इसलिए हमारे मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आ सकते। उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन वो बिल्कुल ही क्लोज नहीं आ सकते, ओके, क्योंकि अगर वो ज्यादा क्लोज आएंगे तो वहां पे रिपल्शन स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर के नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो आप देख लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फील्ड